गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस के नेक्स्ट पॉइंट से। एज आई टोल्ड यू गाइस कि फाइनेंस क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है फाइनेंस, लेकिन अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में जानना चाहें तो ये हमारे 11th कॉमर्स में जो हमने कैपिटल पढ़ रखा है ना, इनिशियल अमाउंट टू रन और टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। फाइनेंस हो जाता है बिजनेस चलाने के लिए यूज़ करने वाले या लगने वाले पैसे। ये हमने आई गेस इससे पहले लेक्चर में देख चुका था। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ इट। नाउ गाइस, the following two decisions are the basis of corporate finance. Corporate finance कॉरपोरेट फाइनेंस की कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों की क्लियर कर रखी है। अब अगर बात करते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस की, तो कॉरपोरेट फाइनेंस इज टेकिंग डिसीजंस ऑन टू बेसिस। द फर्स्ट वन इज वी कैन से फाइनेंसिंग डिसीजंस, and the another one is investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए बात करते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस की। जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज में या वी कैन से बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि दे आर बोरोइंग मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। वो लोग पैसा किससे लेते हैं या कहाँ से उठाते हैं? वी कैन से जनरल पब्लिक से, जिसके वेज है शेयर मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सेट्रा। उसमें हमने कैपिटल मार्केट और वी कैन से मनी मार्केट भी देख लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ। बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है वो डिसीजंस, जो भी डिसीजंस लेता है वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, सेकंड वाला हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो विल डू वन थिंग कि एक एक करते के दोनों को डिस्कस करते कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट वन। Let's start with that. Financing decisions. The business firm has access to capital market to fulfill its financial needs. The firm has multiple choices of sources of financing. The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for bank loan, public deposits, debentures. Let me write it over here, okay? Bank loan, public deposits, and debentures. Okay, public deposits, debentures, etc. To raise funds, the finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity. Okay, let's start with it कि exactly financing decision क्या होते हैं। हर एक कंपनी में मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारी बन जाती है पता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, जिम्मेदारी बोलिए, या उनके काम क्या हो जाते हैं। जैसे एक कंपनी में अगर एक बंदा है जो फाइनेंस मैनेजर है, उस बंदे के वीकेंड से शोल्डर उसको कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जाएगी कि कंपनी में पैसे अरेंज करवा कर दो, जितने भी पैसों की ज़रूरत है वो सारे पैसे आप अरेंज करवा कर दो। वही बंदे को बोल दिया जाएगा फाइनेंस मैनेजर। बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस की, तो फाइनेंस मैनेजर वाला जो बंदा रहेगा, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक एंड टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू फाइनेंस। जो फाइनेंस मैनेजर वाला बंदा रहेगा उसके मत्थे पे एक ही काम रहेगा, या उसे एक काम इम्पॉर्टेंट ये करना है कि कंपनी में पैसे अरेंज करवा के देने की जिम्मेदारी उसकी, प्लस उन पैसों को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूटिलाइज दैट अमाउंट, ये भी उसी बंदे की जिम्मेदारी थी। बात करते हैं अब हमारा बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। अगर बैंक लोन की बात करती हूँ तो बैंक लोन मीन्स व्हाट? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये लोन इज वी कैन से बैंक से उठाए हुए पैसे, है ना, लोन के स्वरूप में, वो हो जाएगा आपका बैंक लोन। अब ये फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, कंपनी नीड्स 1 करोड़ रुपीज़, कंपनी को 1 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है।
अब ये फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि ये पैसे उसको अरेंज करवा के देना है 1 करोड़ रुपए। अब वो उसकी चॉइस है कि वो बैंक से लोन निकाल ले, वो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे एक्सक्यूज मी, ठीक है, या तो वो बैंक से 1 करोड़ रुपये का लोन उठा सकता है, या वो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू, व्हेन कंपनी इज रिसीविंग और एक्सेप्टिंग deposits from general public in terms of mutual funds, share market, stock exchanges and blah blah things. पब्लिक डिपॉजिट्स क्या हो जाते हैं बच्चों? पब्लिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं जनरल पब्लिक, जैसे कि हम लोग हैं नॉर्मल पब्लिक्स, आम जनता। उन लोगों से जब कंपनी, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल्स, अंबानी ले लीजिए, रतन टाटा ले लीजिए, इस टाइप के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब मल्टीनेशनल कंपनीज के ओनर जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं, शेयर्स के स्वरूप में, डिबेंचर्स के स्वरूप में, म्यूचुअल फंड्स या जो भी और है, उन चीज़ों को हम बता देते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स जो भी पैसा आप ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, उसके ऊपर यू हैव टू पे इंटरेस्ट, है ना, उसके ऊपर ब्याज दर आपको देना पड़ेगा। लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, डिबेंचर्स। एक और चीज़ हो जाती है जो हम अगले लेसन में ज़रूर पढ़ेंगे, पर इस पॉइंट के लिए मुझे आपको वो क्लियर करना होगा। कंपनी में जो जनरल पब्लिक लिया जाता है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शेयर होल्डर्स, दूसरा होता है मेरा डिबेंचर्स, या इसे आप डिबेंचर होल्डर भी कह सकते हो। चलिए देख लेते हैं फिर। पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, उसी के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स। मतलब जनरल पब्लिक से ही हम शेयर होल्डर्स भी चुनते हैं और डिबेंचर होल्डर्स भी। चलो देखते हैं कि ये शेयर और डिबेंचर होल्डर्स का झमेला क्या है। स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं बच्चों, कंपनी के अंदर जितने भी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, जनरल पब्लिक, पहला बन जाता है मेरा शेयर होल्डर्स। इन्हें इन शॉर्ट हम कंपनी का ओनर कह देते हैं। कंपनी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी, या वीकेंड से जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये हर एक चीज़ देखने का अधिकार इन लोगों को होता है। इसलिए इन लोगों को क्या कह देते हैं? शेयर होल्डर्स। हियर आई एम राइटिंग, अकाउंट्स के बुक ये लोग चेक कर सकते हैं, प्लस वो लोग मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, प्लस डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को बोल दिया जाता है ओनर। प्लस अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो इन लोगों के लिए क्या होता है बच्चों? फ्लेक्सिबल। हाउ फ्लेक्सिबल? एज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग अ राइट टू एक्सेस या टू चेक या टू एग्जामाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्लस दे आर अटेंडिंग मीटिंग्स। वो लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक ओनर होते हैं, तो ये अपनी तरह से पूरा सब कुछ कंपनी के साथ में कर सकते हैं। डिसीजंस लेना, मीटिंग्स अटेंड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना कि कितने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं एंड ऑल, क्योंकि ये लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों? ओनर। नेक्स्ट, इसीलिए इनका इंटरेस्ट जो होता है, जितने भी पैसे इन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं कंपनी ने, फॉर एग्जांपल इन शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रखे हैं, इन 10,000 रुपयों के ऊपर इन्हें मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो हर बारी चेंज हो जाएगा या वीकेंड से बदलता रहेगा। क्यों? कंपनी को अगर इन्होंने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है, इस बार कंपनी को हो जाता है 10 लाख रुपये का प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है? अगर कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि मैं ओनर हूँ और मेरे 12th कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए थोड़ी देर के लिए शेयर होल्डर्स, ठीक है, मैं क्या करती हूँ बच्चों, मेरे पास में आए हैं 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपयों को मैं क्या करती हूँ, मुझ में और मेरे 81 स्टूडेंट्स में 12th कॉमर्स के, उन सभी में मैं क्या करती हूँ, वो पूरे पैसे डिवाइड कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है, आप अब मेरी कंपनी का एक हिस्सा हो, शेयर होल्डर, आप मेरी कंपनी में एक पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करते हो, इसीलिए जितने भी पैसे मुझे एज अ प्रॉफिट मिलते हैं, वो मैंने बाय लॉ या कानून के हिसाब से मैंने वो क्या करने हैं, आप में और मुझ में, हम सभी में वो पैसा इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इक्वल डिवाइड होगा, या जितने पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर किसी बंदे ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, उसको इसी का 10%, किसने उससे ज़्यादा किया है उसको उसका 10%,
मतलब ये जो अमाउंट है वो 10% से, या उनका जो भी रेशो डिसाइडेड है उस हिसाब से ये पैसे उनमें डिवाइड होंगे। चलिए, एक बार तो कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसलिए ज़्यादा पैसे दे दिए। बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए। कहाँ थे 10 लाख, कहाँ है 1 लाख। अब प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, तो इसलिए पैसे भी सब लोगों को कितने मिलेंगे, कम कम मिलेंगे। ये हो जाती है मेरी शेयर होल्डर्स की कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, भागीदार होते हैं, इसीलिए दे आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी। वो लोग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं कि बताइए कंपनी को कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आप कैसे कंपनी का पैसा यूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, प्लस साल में कितनी मीटिंग ली जाएगी, उन सारी मीटिंग्स के अंदर अटेंडेंस ये लोग आके लगा सकते हैं। प्लस ये लोग अपने डिसीजंस भी देंगे कि आप इस प्रकार से काम नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो, या जो उन्हें बोलना है। नेक्स्ट, इन लोगों को मिलने वाले रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है। अपोजिट, इसी के अपोजिट हम लोग आ जाते हैं। Let me rub this. चलिए, बात करते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स की। सबसे पहली बात, ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये कंपनी के ओनर ही नहीं है तो ये लोग ना आके कंपनी के बुक्स चेक कर सकते हैं, ना ये लोग मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, ना ये लोग कोई डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्हें हम लोग आउटसाइडर्स भी बोल सकते हैं, या इन्हें हम लोग थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, या इन्हें हम लोग क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, इन्हें हम लोग थर्ड पार्टी बोलेंगे, इन्हें हम लोग क्रेडिटर्स बोलेंगे, इन्हें हम लोग आउटसाइडर्स बोलेंगे। चलिए बात करते हैं। एक कंपनी के अंदर अगर कंपनी आपकी है तो आप क्या करोगे, आप हो, आपके साथ में और 10 लोग जुड़े हुए हैं, वो कंपनी के ओनर है या वो कंपनी के पार्टनर्स हैं, तो बट ऑफ कोर्स आप उन पार्टनर्स के साथ आपका प्रॉफिट शेयर करोगे। मैं हूँ आपके लिए थर्ड पर्सन, मतलब मैं आपकी कंपनी से लेना देना ही नहीं रखती हूँ, सिर्फ मैंने पैसे दे रखे हैं, बदले में मैं रिटर्न्स उठाती हूँ। आप मुझे एज अ थर्ड पर्सन एंटरटेन करोगे, आप मुझे आपकी कंपनी में क्या क्या चल रहा है वो सारे इन एंड आउट्स आप मुझे नहीं दिखाओगे, क्योंकि इन जनरल मैं कंपनी के लिए थर्ड पार्टी हो जाती हूँ। बात करते हैं कि ये लोग कैसे थर्ड पार्टी कहलाते हैं। अब पैसा शेयर होल्डर ने भी दिया है, डिबेंचर होल्डर ने भी दिया है। शेयर होल्डर ने जो पैसा डाल रखा है बच्चों, जैसे मैंने बताया था, इंटरेस्ट रेट इनकी फ्लेक्सिबल होती है, हर बारी चेंज होगी, हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, कांट से कभी कभी इन्हें लॉस भी बेयर करना पड़ता है ना। कभी कंपनी को पैसे अचीव ही नहीं हुए या कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो उस टाइम पे ये बेचारे लोग वीकेंड से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं, उस रिस्क के साथ में खुश रहते हैं, या वीकेंड से खुश बैठते हैं। बात करते हैं इस टाइप के लोगों की, डिबेंचर होल्डर्स की। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैंने कंपनी में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है, मुझे हर महीने 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में चाहिए, या जब भी आप रिटर्न्स दोगे मुझे मिलने वाली अमाउंट होनी चाहिए फिक्स। मुझे ऐसे नहीं कि 2 महीना पैसा आ रहा है फिर पैसा ही नहीं आ रहा है, नॉट लाइक दैट। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमें रेगुलर रिटर्न्स मिलने चाहिए। जिन लोगों को रेगुलर रिटर्न्स चाहिए वो लोग शेयर होल्डर में पैसा नहीं डालते हैं, या एज ए शेयर होल्डर वो लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करते। अब वो लोग कंपनी में पैसा डिपॉजिट करते हैं एज अ डिबेंचर होल्डर, जिसकी वजह से कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करती है, अज्यूम करते हैं, लुक हियर, चलिए एक कंपनी में 10 शेयर होल्डर है, ठीक है, 10 शेयर होल्डर। उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपये का। कितना प्रॉफिट हुआ है, 10 शेयर होल्डर है, 10 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी क्या करती है, इन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपया बांट देती है। इसमें कंपनी भी इन्वॉल्व है, ओके। कंपनी ने सभी को 1-1 लाख रुपया बांट दिया। नेक्स्ट, अगली बार ये था कंपनी का प्रॉफिट, अगली बार कंपनी को हो जाता है लॉस। कंपनी को लॉस हुआ है, कितना ले लेते हैं, चलिए 1 लाख रुपये का कंपनी को लॉस हो गया।
ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, इन सभी लोगों से 10,000 रुपया वसूलती है। इन सभी लोगों से 10,000 रुपया इनके अकाउंट से कट कर देती है, डायरेक्टली वसूलती है इन द सेंस डायरेक्टली 10,000 सभी के अकाउंट से कट कर दिया, बन गए 1,00,000 रुपये। कंपनी को ये वाला नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स है, अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स भी, डिबेंचर होल्डर, बात करते हैं कंपनी के पास में 10 डिबेंचर होल्डर है। ये भाई साहब क्या चाहते हैं, या ये लोग क्या बोलते हैं कि हमें हमारे रिटर्न्स रेगुलर दीजिए। 10 डिबेंचर होल्डर है, हर महीने चलिए अज्यूम करते हैं कि हम उन सभी को 10,000 रुपया दे रहे है ना, 10 × 10 = 1,00,000। बात करते हैं कि कंपनी को अगर 10 लाख का प्रॉफिट होता है, तभी भी इन लोगों के अकाउंट में 10,000 जाएंगे। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 लाख, तभी भी इनके अकाउंट में पैसे कितने जाएंगे, 10,000। कंपनी को लॉस हो गया है 1,00,000, वो कंपनी का लुकआउट है। प्रॉफिट हुआ तभी भी हमने 10,000 रुपये ही दिए इनको। अब कंपनी को लॉस हो रहा है 1,00,000 रुपये का, देन टू दिस इज कंपनीज लुकआउट, इनके अकाउंट में 10,000 रुपये बराबरी से चले जाने चाहिए। ये हो जाते हैं मेरे लिए डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। आई होप द सेम कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना, अंडरस्टूड गाइस। अगर कोई दिक्कत हो इसमें कि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है मैम, तो आप लोग पूछ सकते हो। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, शेयर होल्डर्स को कंपनी का मालिक कहा जाता है। वो लोग मीटिंग्स या वीकेंड से हर एक चीज़ आके चेक कर सकते हैं। इनका इंटरेस्ट या इनको मिलने वाले रिटर्न्स हमेशा चेंज होंगे, उसी के अपोजिट रहेंगे मेरे डिबेंचर होल्डर। इनको फिक्स अमाउंट दोगे, कंपनी पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा सिवाय पैसों के या रिटर्न्स के। प्लस इन्हें हम लोग कंपनी का थर्ड पार्टी अज्यूम करेंगे। चलिए, ये सारे थे मेरे शेयर और डिबेंचर होल्डर्स के डिफरेंस, जो हमने किस में देख लिया, फाइनेंसिंग डिसीजंस में। मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decisions regarding the use of funds in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use funds in such a way that returns are more than the cost of capital. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चलिए, एज आई टोल्ड यू, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, ओके, आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ओवर हियर। चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात आती है। आपने पैसे कलेक्ट कर लिए लोगों से, जनरल पब्लिक से आपने शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स चुन लिए या उठा लिए। अब बात आती है बच्चों, इन लोगों से जो पैसा आपने लिया है, अज्यूम करते हैं इनसे लिया है 1,00,000, इनसे भी लिया है 1,00,000। ये जो 2,00,000 रुपये कंपनी के पास में है, आप कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने क्या आ जाता है कि मैंने मार्केट से पैसे तो उठा लिए हैं, नाउ हाउ टू यूटिलाइज द सेम। 2,00,000 रुपये लोगों से उठा तो रखे हैं, बट ऑफ कोर्स इन लोगों को रिटर्न देना है, प्लस कंपनी में प्रॉफिट भी होना चाहिए, इन लोगों को रिटर्न्स भी जाने चाहिए, कंपनी की गुडविल भी या वी कैन से नेम और फेम भी बरकरार रहनी चाहिए, हर एक चीज़ एज इट इज़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 2,00,000 रुपये उठा रखे हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रति एक जिम्मेदारी ये बन जाती है बच्चों, इन पैसों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे इन पैसों को यूज़ किया जाए कि इन लोगों के रिटर्न्स भी चली जाए, कंपनी में हर एक चीज़ बैलेंस्ड हो, प्रॉफिट अचीव हो जाए और कंपनी का मार्केट में नाम भी बरकरार रहे। ये सारी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट कंपनी इज बीन कलेक्टेड फाइनेंस फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। नाउ अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ कंपनी इज हाउ टू यूटिलाइज दैट अमाउंट। Company is having 2,00,000 rupees which is collected through, which is collected from general public. Now they have to, in near future, they have to give them returns to shareholders also and to debenture holders also. Plus they have to maintain, we can say,
द गुडविल ऑफ योर द गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी की गुडविल भी बरकरार रखनी है। तो इन लोगों को क्या डिसीजंस लेने होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाउ टू यूटिलाइज द फंड्स इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर मैनर, सो दैट दे विल बी एबल टू गिव देम रिटर्न्स, प्लस कंपनी की गुडविल भी वी कैन से बरकरार रख सकते हैं, प्लस कंपनी में वी कैन से प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए ये सब कुछ तो थे मेरे वी कैन से फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के इम्पोर्टेंस चेकआउट करते हैं। थैंक यू सो मच।